नमस्कार। अष्टांग हृदयम की इस श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पूर्वोक्त श्लोक में आचार्य वाग्भट ने अग्नि का चातुर्विद्य जो है वह हमें बताया था। तैर्भवेद विषमस्तीक्ष्णो मंदश्चापी समय समः, यानी अग्नि जो है जठराग्नि वह वातादि दोषों की वृद्धि की वजह से तीन प्रकार की होती है, जिसमें वात की वृद्धि से विषम, पित्त की वृद्धि से तीक्ष्ण और कफ की वृद्धि से मंद होती है। और समान अवस्था में तीनों दोषों की साम्य अवस्था में वह अग्नि भी समान रहती है। अब आगे अग्नि का जो आश्रय स्थान है, जठराग्नि का जो आश्रय स्थान कोष्ठ है, उनका भी चातुर्विद्य यानी चार प्रकार जो है वह प्रदर्शित करते हैं। इसलिए ऊपर की पंक्ति में लिखा है अग्नि चातुर्विद्यम उक्त्वा तद आश्रयस्य कोष्ठस्य चातुर्विद्यम विवक्षुराह, यानी अग्नि के चार प्रकार बताकर उनके जो आश्रय स्थान है, अग्नि का आश्रय कौन है? कोष्ठ है। अग्नि जठराग्नि कहाँ रहती है? कोष्ठ में रहती है। तो उस कोष्ठ के भी इन दोषों की वृद्धि से चार प्रकार होते हैं, उन्हीं को प्रदर्शित करते हुए आचार्य कहते हैं कोष्ठः क्रूरो मृदुर्मद्यो मध्यः स्यात्तैः समैः अपि। तो तेही शब्द जो है वह पूर्व परामर्शक है, वात पित्त और कफ को ही बोधित करता है। तो वही वात पित्त और कफ यथाक्रम से जो है वह क्रम से कोष्ठ, क्रूर, मृदु और मध्य होता है। यानी कि वात की वृद्धि से कोष्ठ जो है वह क्रूर होता है, पित्त की वृद्धि से कोष्ठ जो है वह मृदु होता है, और कफ की वृद्धि से कोष्ठ जो है वह मध्य होता है। और जब यह तीनों दोष शरीर में समान अवस्था में रहते हैं, बैलेंस्ड मोड में रहते हैं, तब वह कोष्ठ भी समान अवस्था में बैलेंस मोड में रहता है। पदच्छेद करते हुए कहते हैं कोष्ठः क्रूरः मृदुः मध्यः मध्यः स्यात् तैः समैः अपि। तो असभुवि धातु के लिंग लकार के प्रथम पुरुष एक वचन का प्रयोग है स्यात्, स्यात्, स्याताम, स्युः। तो अन्वय करते हैं तैहि वात पित्ता कफैहि कोष्ठः क्रूरु क्रूरः मृदुः मध्यः समैः अपि मध्यः स्यात्। तो वह कोष्ठ जो है वह भी वात पित्त और कफ की वृद्धि से क्रम से क्रूर, मृदु और मध्य होता है, और समान अवस्था में दोषों की साम्य अवस्था में वह कोष्ठ भी मध्य होता है। सर्वांग सुंदराकार जो है वह कहते हैं तैहि वातादिभिः यथाक्रमं क्रूर मृदु मध्य लक्षणः कोष्ठो भवति। उन वातादि दोषों की वजह से, वात पित्त और कफ दोषों की वजह से यथाक्रम यानी क्रम से ही कोष्ठ जो है वो भी क्रम से क्रूर, मृदु और मध्य होता है। यानी वात की वृद्धि होने पर कोष्ठ जो है वह क्रूर होगा, पित्त की वृद्धि होने पर कोष्ठ जो है वह मृदु होगा, और कफ की वृद्धि होने पर कफ जो है वह मध्य होगा। तो कहते हैं वातोत्कर्षेण क्रूर, यथाक्रम को भी फिर से स्पष्ट कर रहे हैं, जिससे छात्र जो है वह किसी भी प्रकार की गलत फहमी न बनाए, उनको किसी भी प्रकार का संशय न रहे। तो प्रत्येक को बताते हैं यथाक्रम कहने पर भी वातोत्कर्षेण क्रूर, वात के उत्कर्ष होने पर, वात की वृद्धि होने पर कोष्ठ जो है वह क्रूर होगा। पित्तोत्कर्षेण मृदु, पित्त के उत्कर्ष से कोष्ठ जो है वह मृदु होगा,
और कफ के उत्कर्ष होने पर वही कोष्ठ जो है वह मध्य होगा। समय ही पुनः एते ही हान्युत्कर्ष वर्जिते ही मध्य एव कोष्ठः। जब यही दोष वात पित्त और कफ समान अवस्था में रहेंगे, बैलेंस मोड में रहेंगे, तब हानि और उत्कर्ष को छोड़े बगैर कोष्ठ जो है वह मध्य ही रहेगा। क्रूरादीनां तु लक्षणम वमन विरेचन विदो वक्षति। एक क्रूर, मध्य और मृदु के जो लक्षण है वह आगे सूत्रस्थान अध्याय 18 में 34वें श्लोक में वमन विरेचन विधि में आचार्य जो है वह बताएंगे। अभी हमें सिर्फ इतना ही ख्याल रखना है कि कोष्ठ जो है वह 3 प्रकार का है, क्रूर, मृदु और मध्य। उसमें भी वात की वृद्धि होने पर कोष्ठ क्रूर, पित्त की वृद्धि होने पर मृदु और कफ की वृद्धि होने पर कोष्ठ जो है वह मध्य रहेगा। अब छात्र को प्रश्न हुआ, ननु समय ही वातादिभिः कथम मध्य कोष्ठता स्याद् इति। गुरुजी यह बताइए कि वातादि दोष जो है वह जब समान अवस्था में रहते हैं तो कोष्ठ जो है वह मध्य क्यों हुआ। जैसे अग्नि में तो तीनों दोष समान अवस्था में रहते थे, तो अग्नि जो है वो भी समान अवस्था में रहती थी, विषम, तीक्ष्ण और मंद नहीं होती थी। हमने पूर्वोक्त श्लोक में पढ़ा था कि जब वात की वृद्धि हो तो अग्नि जो है वह विषम होती है, पित्त की वृद्धि हो तो अग्नि जो है वह तीक्ष्ण होती है, कफ की वृद्धि हो तो अग्नि जो है मंद होती है। और जब वात, पित्त और कफ तीनों जब समान अवस्था में रहते हैं तब अग्नि भी समान अवस्था में रहती है। तो यहां पर क्यों ऐसा कर दिया। जब कोष्ठक में भेद बताए प्रदर्शित कर रहे हैं, तब जब दोष समान अवस्था में रहते हैं तो कोष्ठ मध्य क्यों रहता है। तो यह प्रश्न है। तो उसी प्रश्न को प्रदर्शित करते हुए कहा, ननु समय ही वातादिभिः कथम मध्य कोष्ठता स्यादिति, कि जब वातादि दोष समान अवस्था में है तो कोष्ठ की मध्यता क्यों है, कोष्ठ मध्यम अवस्था में क्यों रहता है। गुरुजी कहते हैं ब्रूमः, बताता हूं, अच्छा प्रश्न है। समानां वातादीनां मध्ये द्वयोः वातपित्तयोः स्वं स्वं क्रूरकोष्ठत्व मृदुकोष्ठत्व लक्षणाख्यं च विरुद्धं कर्म युगपत् कर्तुं न घटते। कि वातादि दोष जब समान अवस्था में रहेंगे तब जो दोनों दोष है वात और पित्त, उनके कोष्ठ कैसे कैसे है। तो वात के वृद्धि होने पर कोष्ठ जो है वह क्रूर होता है और पित्त की वृद्धि होने पर कोष्ठ जो है वह मृदु रहता है। तो समान अवस्था में यह एक ही साथ, एक ही समय पर, एक ही काल में दोष जो है, कोष्ठ जो है वह क्रूर और मृदु नहीं हो सकता। विरुद्धम कर्म, यानी एक ही समय पर, एक ही अवस्था में कोष्ठ क्रूर भी हो और मृदु भी हो, ऐसा हो नहीं सकता। तृतीयस्तु सम एव कपः, तृतीय जो दोष है कप, उन कफ की वृद्धि होने पर जो है वह मध्य अवस्था, तो मध्य शब्द जो है वह सम का ही बोधित है। तो सम यानी बैलेंस रखता है। सो अनयोः मध्ये मध्यमां वृत्तिमाश्रित्य स्थितः न एकेनापि सह विरुध्यते। इसीलिए मध्यम वृत्ति का आश्रय करके हम भी कभी दुविधा में होते हैं, इस ओर जाए या इस ओर जाए, तो हम मध्यम वृत्ति का समाश्रय करते हैं। आपने यदि बौद्ध दर्शन का भी अध्ययन किया हो तो बौद्ध दर्शन में भी भगवान बुद्ध ने मध्यम वृत्ति का ही समाश्रय किया है। तो यहां पर भी जो है वह आचार्य मध्यम वृत्ति का आश्रय करके मध्यम मार्ग को ग्रहण करते हुए कहते हैं कि समान अवस्था में भी जो है वह कोष्ठ जो है वह मध्य रहेगा। अतएव तत्कार्यम मध्य कोष्ठता लक्षणम
ते वात पित्ते निषेधुम नैव घटेते। इसीलिए समान अवस्था में वात पित्त कफ की मध्य कोष्ठता ही रहेगी। एवं च तेन अवश्यम आत्मीयम मध्य कोष्ठता लक्षणम कर्म कर्तव्यम। इसलिए वात जो है वह तो वात की वृद्धि होने पर कोष्ठ क्रूर रहता है और पित्त की वृद्धि रहने पर कफ कोष्ठ जो है वह मृदु रहता है। इसलिए वह दोनों विरुद्ध धर्मी होने से क्रूर, अत्यंत क्रूर भी और अत्यंत मृदु भी, तो यह दोनों इच्छित नहीं है। इसीलिए समान अवस्था में मध्य कोष्ठता को ही ग्रहण करना चाहिए। यतः वात कर्मणः क्रूर कोष्ठता लक्षणस्य पित्त कर्मणः मृदु कोष्ठता लक्षणस्य च विरुद्धत्वात्। तो वही बात कि वात का जो कर्म है, वात की वृद्धि होने पर कोष्ठ जो है वह क्रूर रहता है और पित्त की वृद्धि होने पर कोष्ठ जो है वह मृदु होता है। और क्रूर और मृदु जो गुण है वह दोनों अत्यंत विरुद्ध है। तो सम अवस्था में अत्यंत विरुद्ध वाले जो गुण है वह एक साथ नहीं रह सकते। अतः मध्य कोष्ठतेव समैहि वातादिभिः न्याय्या। इसीलिए वातादि दोषों के समान अवस्था में रहने पर, बैलेंस मोड में रहने पर जो कोष्ठ है उनकी मध्यता ही अभिष्ट है। इत्यांस्तु विशेषः पूर्वो यह मध्य कोष्ठः स अवश्यम प्रमाणाधिकेन कफेन जन्यते। अब प्रस्तुत श्लोक में 2 बार मध्य मध्य शब्द आया है। उसमें जो प्रथम मध्य शब्द है वो तो कफ के आधिक्य से मध्यता को प्राप्त होता है। तो कफ की जब वृद्धि होती है तो कोष्ठ जो है वह मध्य रहेगा। और दूसरा जो मध्य शब्द है मध्य स्यात्तै समय अपि, यहां पर समग्रहण लिंग से मध्य जो है यानी सम शब्द का प्रयोग करने से दोषों की जब समान अवस्था रहेगी तब भी कोष्ठ जो है वह मध्य रहेगा। इतरस्तु मध्य कोष्ठ समदोष मध्य स्थितेन समेनेव स्वप्रमाण स्थितेन श्लेष्मणा भवति इति अनया रीत्या हेतु भेदात् अन्यत्वम। तो अन्य जो मध्य शब्द का प्रयोग किया है वह तो सम अवस्था को बोधित करता है कि सम अवस्था में भी कोष्ठ जो है वह मध्य रहेगा। तथा मध्य कोष्ठयोः लक्षण भेदोपि दृश्यते। अब मध्य कोष्ठ में भी लक्षण का भेद दिखाई देता है कि कफ में भी मध्य रहता है और वात दोषों की समान अवस्था में बैलेंस मोड में भी कोष्ठ मध्य रहता है। तो इसमें क्या विशिष्ट है? दोनों में मध्य मध्य है, तो इसमें भेद है। तो यथा चरक संहिता सिद्धि स्थान में कहेंगे श्लेष्माधिकश्छर्दये यदुक्कम विरिच्यते मंद कफस्तु सम्यक इति तद अयम अत्रार्थः। यानी श्लेष्मा के अधिक होने पर, कफ के वृद्धि होने पर, उत्कर्ष होने पर, जब कफ की वृद्धि शरीर में होती है तो ऐसे व्यक्ति को मध्य कोष्ठ रहेगा। तो मध्य कोष्ठ रहने पर उनका सम्यक विरेचन नहीं हो पाता। जब हम विरेचन करवाते हैं, पंचकर्म करवाते हैं, तो पंचकर्म के अंतर्गत जो विरेचन क्रिया है वह कफ की वृद्धि होने पर, कफाधिक्य होने पर उनकी मध्य कोष्ठ रहेगा। तो उस अवस्था में उनका सम्यक विरेचन नहीं होगा। लेकिन समकफे हेतु, लेकिन जब समान अवस्था में रहेंगे दोष, तो उनका कोष्ठ जो है वह तब भी मध्य रहेगा, लेकिन तब उनका विरेचन सम्यक हो पाएगा। सुविरेचित्वम इति श्लेष्माधिके मध्य कोष्ठे न सम्यक विरेचित्वम समकफे तु मध्य कोष्ठे सुविरेचित्वम इति। तो कितनी बड़ी बात जो है वह आचार्य ने हमें यहाँ बताई है। गुरुजी ने कितनी सुंदर बात यहाँ प्रदर्शित की है कि दोनों की अवस्था जो है कोष्ठ की मध्य मध्य है। कफ आधिक्य में भी मध्य अवस्था है और समान अवस्था में भी, दोषों की सम अवस्था में भी
कोष्ठ की मध्य स्थिति है, लेकिन परिणाम जो है वह कितना विरुद्ध आ रहा है। जब कफ का आधिक्य रहेगा और ऐसे व्यक्ति का मध्य कोष्ठ रहेगा तो उनका विरेचन ठीक से नहीं हो पाएगा। लेकिन वही व्यक्ति का यदि दोष बैलेंस रहेंगे, समान अवस्था में रहेंगे और तब उनकी कोष्ठ की स्थिति तब भी मध्य रहेगी, लेकिन तब भी उनका विरेचन जो है वह ठीक से हो जाएगा। तो विरेचन ही क्रिया करनी है दोनों रोगियों में या एक ही रोगी में। लेकिन जब कफ की आधिक्य रहेगा तब विरेचन ठीक से नहीं होगा, तो पहले दोषों को बैलेंस करना पड़ेगा और बैलेंस करने के बाद ही उनका विरेचन यदि करना हो तो हो सकेगा। तो इस प्रकार से प्रस्तुत श्लोक के माध्यम से आचार्य ने हमें कोष्ठ के भी चातुर्विद्य को यहाँ पर प्रदर्शित किया। यदि यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक करें। संस्कृत वयूनम चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो संस्कृत वयूनम चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने आयुर्वेद समूह में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्रेषित कीजिए। अस्तु, धन्यवाद।